नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दलों के बारे में। राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दलों के अंदर हम इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसका जो अर्थ है उसके बारे में एक चीज़ आ गई, इसका जो अर्थ है वो। फिर जो दूसरा पार्ट आता है वो इसकी परिभाषाएं। इसमें एक चीज़ आएगी, वो आएगी इसके जो कंपोनेंट्स है, जो तत्व हैं, जो राजनीतिक दल किस प्रकार से निर्माण होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें चाहिए, उनके बारे में। इसके बाद जो राजनीतिक दलों के जो कार्य होते हैं, वास्तव में राजनीतिक दल कार्य क्या करते हैं उसके बारे में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठते हैं वो आता है वर्गीकरण के बारे में। यानी राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण है अलग अलग विचारकों ने किस प्रकार से किया है उसके बारे में। तो इस प्रकार से ये क्या है, 5 जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे राजनीतिक दल क्या होते हैं, किस प्रकार ये काम करते हैं, किस प्रकार से इनका संगठन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक जो कार्य तक के हैं वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। बाकी वर्गीकरण है, जैसे सार्टोरी का वर्गीकरण है। इसके अलावा राजनीतिक दल से एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय है, उनका जो वर्गीकरण है, क्या क्या उनके काम होते हैं, ये सारे हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं क्या अवेलेबल करवा दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन में नीचे देखोगे तो वहाँ डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्या है पीडीएफ भी ले सकते हो। क्योंकि कई ये कहते हैं कि टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे सर ज्वाइन ही नहीं हो रहे, तो वहाँ से आपको क्या लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। भाई अगर कोई सीधा पढ़ने का इच्छुक है तो वो वैसे पढ़ सकता है, नहीं तो वीडियो देखना चाहता है तो वीडियो देख सकता है। तो अब बात करते हैं, देखो राजनीतिक दलों का वास्तव में अर्थ क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है राजनीतिक दल का अर्थ। तो अमूमन सब अब बालिग हैं तो सब जानते हैं कि राजनीतिक दल क्या है। लेकिन दल, भाई यहाँ अगर इस चीज़ को लें, दल वास्तव में क्या होते हैं, तो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पूरा विश्व हो, कहीं भी अगर 5 व्यक्ति इकट्ठे हो रखे हैं तो वो एक क्या है दल बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। चाहे अब वो दल किस कारण से बनाते हैं, कुछ ना कुछ उनका हित है, कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ है, इस वजह से क्या है वो एक दल बना लेते हैं, एक समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर वही दल बड़ा होकर राजनीति से संबंधित हो जाए तो वो क्या है राजनीतिक दल कहलाते हैं। जैसे चुनाव लड़ने में भागीदारी निभाए, अपनी चुनावी प्रक्रिया उसमें भागीदारी निभाए, शासन प्रक्रिया उसमें भागीदारी निभाए, तब वो दल किस में हो जाता है, राजनीतिक दलों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो राजनीतिक दल का जो मोटा मोटी अर्थ है उसके बारे में बात करते हैं। अब राजनीतिक दलों को क्या है, शासन का चौथा अंग कहा जाता है। एक इस चीज़ का ध्यान रखें कि राजनीतिक दल है वो चौथा अंग कहा जाता है शासन का। सबसे पहली बात तो ये, एक चीज इसमें और आती है, इनको कहते हैं लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का प्राण तत्व भी किनको कहा जाता है, राजनीतिक दलों को कहा जाता है। अगर किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं है तो वो क्या है, बिना प्राणों के विहीन है, कोई उसमें प्राण नहीं है। भाई अपनी बॉडी में से ब्लड निकाल ले तो फिर क्या है, कुछ नहीं, बॉडी मृत शरीर है। सेम उसी प्रकार से किसी लोकतांत्रिक देश में अगर राजनीतिक दल नहीं होते हैं तो वो क्या है, एक तरह से मृत देश के समान है। वो वहाँ क्या है, एक तरह से ये कह सकते हैं तानाशाही है, राजतंत्र है, वो वहाँ चलता है। तो राजनीतिक दलों को लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी और शासन का चौथा अंग कहा जाता है। तो ये तो आगे जनरली मोटा मोटी इसके अर्थ की बात कि राजनीतिक दलों का अर्थ क्या होता है। बाकी सब परिचित हो, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन पार्टी है, ये सब क्या है राजनीतिक दलों के ही उदाहरण है। तो अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषाओं से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिभाषाओं में बात करते हैं तो सबसे जो पहली परिभाषा आती है वो आती है आइवर जेनिंग्स की। आइवर जेनिंग्स, तो इसी जो लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी है उसी हिसाब से आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं।
यानी शासन जो है, लोकतंत्र है, उसकी रीढ़ की हड्डी है वही। अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो फिर पड़े रहेंगे चार पाए के ऊपर, कोई हिलना डुलना नहीं है। यानी जो पूरा कंट्रोल है वो कहाँ से होता है, मेरुदंड से होता है, जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से होता है। तो सेम उसी प्रकार से आइवर जेनिंग्स राजनीतिक दलों को किसकी संज्ञा देते हैं, बैकबोन की संज्ञा देते हैं कि डेमोक्रेसी की ये क्या है, बैकबोन है। और बैकबोन है इसका मतलब पूरी शासन प्रक्रिया क्या है, इसी के इर्द गिर्द क्या है, घूम रही है। तो ये इनकी परिभाषा आती है आइवर जेनिंग्स की। एक इसमें परिभाषा आती है, वो आती है एच.जे. लॉस्की महोदय की। तो लॉस्की महोदय ये कहते हैं कि ये आपकी अधिनायकवाद से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अधिनायकवाद से रक्षा, जो मेन चीज़ है उसको याद रखोगे तो परिभाषा क्या है, थोड़ी सी टिक लगाने में आसानी रहती है। जैसे ये याद रहेगी बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, तो आइवर जेनिंग्स, अधिनायकवाद से रक्षा तो आ जाता है एच.जे. लॉस्की। यानी अधिनायकवाद से रक्षा का मतलब है कि तानाशाही से रक्षा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अभी आया था एक भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण कानून। तो बीजेपी सरकार थी, उसने एक तरह से क्या है, पास कर दिया था इसको, लोकसभा में शायद पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये जाकर अटक गया। अब यहाँ लोकसभा में तो क्या बहुमत था, इसलिए क्या है उसने पास करवा लिया। अगर राज्यसभा में भी बहुमत होता तो फिर ये कौन सी सरकार काउंट में आ जाती है, अधिनायकवाद, तानाशाही की सरकार में आ जाती है काउंटिंग। जो चीज़ इसको पास करवानी होती है वो लोकसभा से भी पास करवा लेती है, राज्यसभा से भी पास करवा लेती है, और उसे क्या है, राष्ट्रपति से साइन करवाकर कानून का रूप दे देती है। तो अब विपक्षी विचार, अब एक ही राजनीतिक दल है तब तो समस्या है, लेकिन भारत में क्या है, जैसे एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय, बहुदलीय, इन प्रणालियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो भारत में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है, अब बहुत सारे दल हैं। तो इस कानून के विरोध में कई सारे क्या है, दल उभर कर सामने आ गए थे। कुछ बीजेपी वाले भी आए थे, ये नहीं कि सारे विपक्षी थे, कुछ बीजेपी वालों ने भी क्या विरोध किया था। तो ये अधिनायकवाद से भी क्या है, हमारी रक्षा करते हैं। जो राजनीतिक दल है उसमें अगर बहुदलीय प्रणाली है या द्विदलीय प्रणाली है तो वो अधिनायकवाद से भी क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। एक मैकाइवर की परिभाषा आती है, तीसरी आती है मैकाइवर। मैकाइवर महोदय ये कहते हैं कि जहां राजनीतिक दल नहीं है वहां सरकार को जो बदल सकते हैं वो किससे बदल सकते हैं, क्रांति से। कि अगर सरकार को बदलना हो तो फिर कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रांति बचती है। तो ये इनका कहना है कि अगर राजनीतिक दल ही नहीं है वहाँ, तो दल नहीं है तो सरकार, वहाँ क्या है, राजशाही है, तब वहाँ शासन सत्ता का जो पलटवार है या ये कहें कि उनमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्रांति के माध्यम से ही लाया जा सकता है। अगर राजनीतिक दल हो तो हम जैसे मान लो इस बार बीजेपी को चुन लिया, अगली बार कांग्रेस को चुन लेंगे, फिर कोई और अच्छी पार्टी है तो उसको चुन लेंगे। तो कहने का मतलब अगर राजनीतिक दल हैं तो शासन प्रक्रिया में क्या है, बदलाव चलते रहते हैं। और अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तब बदलाव लाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, क्रांति का सहारा लेना पड़ेगा। एक आती है हॉवर की परिभाषा। हॉवर ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र में क्या है, स्नेह के रूप में काम करते हैं। स्नेह के रूप में एक बार जैसे मैं पढ़ देता हूं कि जो राजनीतिक दल है वो लोकतांत्रिक मशीन के चालन में स्नेह के रूप में काम में आते हैं या स्नेह का काम करते हैं। अब लोकतांत्रिक मशीन है भाई, मशीन में क्या है, ये तेल का काम करते हैं, स्नेह का। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के जब इंजन पुर्जे हैं अगर उसमें तेल नहीं डालेंगे तो वो क्या है, जाम हो जाएगी। भाई मोटरसाइकिल भी मशीन है। इसी प्रकार से जो हॉवर महोदय ये कहते हैं जो शासन प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है, वो भी क्या है, एक मशीन है। और मशीन में ये राजनीतिक दल एक तरह से क्या है, तेल के समान काम करते हैं, स्नेह के रूप में काम करते हैं, ताकि वो व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आराम से चलती रहे। आप इसको ऐसे ही समझ लो आराम से कि मोटरसाइकिल है चाहे गाड़ी है, उसमें अगर तेल, ऑयल नहीं डलवाएंगे, तेल नहीं ऑयल, ऑयल अगर नहीं डलवाएंगे तो इंजन क्या है, सीज हो जाएगा।
उसी प्रकार से इस लोकतांत्रिक मशीन का भी इंजन है वो सीज हो जाएगा, तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगी। तानाशाही का मतलब इंजन सीज होना ही एक तरह से। तो राजनीतिक दल किसकी भूमिका अदा करते हैं? तेल की भूमिका अदा करते हैं, स्नेह की भूमिका अदा करते हैं, ताकि जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। कुछ और परिभाषाएं अगर बात करें तो एक आती है परिभाषा एडमंड बर्ग की। तो वो ये कहते हैं कि राजनीतिक दल है वो एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो निश्चित सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। देखो एडमंड बर्ग महोदय कहते हैं कि उनके क्या होते हैं? निश्चित सिद्धांत होते हैं, निश्चित सिद्धांत हैं, और निश्चित सिद्धांतों के आधार पर किसको बढ़ावा दे रहे हैं? राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास करना चाह रहे हैं, वही क्या है? राजनीतिक दल है। इसके अलावा जैसे मुनरो की परिभाषा आती है, तो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक जो शासन है वो दलीय शासन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लोकतांत्रिक शासन में ये राजनीतिक दल ना हो। मुनरो महोदय ये कहते हैं कि सब जगह ये व्यवस्था प्रचलित है, जहाँ भी आपको लोकतंत्र दिखाई देगा वहाँ आपको क्या है? राजनीतिक दल अवश्य ही दिखाई देंगे। और इसके अलावा जैसे एक दो परिभाषाएं मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा। रेने एंड कैंडल की आती है, रेने एंड कैंडल। रेने एंड कैंडल महोदय कहते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो संगठित एवं स्वायत्त समूह है। भाई संगठित तो है, जो इनके कंपोनेंट्स उसमें हम पढ़ेंगे, वास्तव में संगठनात्मक संरचना है, और स्वायत्त समूह है, स्वतंत्र हैं, जो सरकार की नीतियों व कार्यों पर नियंत्रण करने की आशा में उम्मीदवारों का नामांकन करके उन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के जो कार्य हैं उनके ऊपर क्या नियंत्रण भी ये करते हैं राजनीतिक दल, और अपने उम्मीदवार उतार कर उन्हें क्या चुनाव में भी भेजते हैं। ये कौन कहता है? रेने एंड कैंडल। ये इतनी इंपॉर्टेंट ये 4-5 ही थी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड ब्राइस की आती है एक परिभाषा। तो लॉर्ड ब्राइस महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल है वो राष्ट्र के जो मस्तिष्क हैं उसको उसी तरह क्रियाशील रखते हैं जिस प्रकार समुद्र की लहरें खाड़ी के जल को स्वच्छ कर देती हैं। तो ये किसको? राष्ट्र के मस्तिष्क को क्या है? क्रियाशील रखती है। भाई राजनीतिक दल नहीं होंगे, दलों की अलग अलग डिमांड आती है, तो राष्ट्र है वो भी क्रियाशील रहता है कि भाई राजनीतिक दलों की डिमांड का मतलब ये जनता की डिमांड है, तो उससे क्या है? राष्ट्र भी क्रियाशील रहता है। यानी जिस प्रकार से जैसे खाड़ी में वो लहर आती है तो जो किनारे का कचरा वचरा है वो सब अपने साथ बहाकर ले जाती है। सेम उसी प्रकार से राजनीतिक दल है जो राष्ट्र को क्या है? एक तरह से क्रियाशील रखते हैं, ताकि उसमें क्या नए नए विचारों का जन्म होता रहे। ये लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है। और एक बार्कर महोदय की परिभाषा, ये लॉर्ड ब्राइस वाले भी इंपॉर्टेंट ही मानो आप, और एक बार्कर महोदय की। तो बार्कर महोदय ये कहते हैं कि राजनीतिक दल एक पुल है जिसका एक सिरा समाज की ओर रहता है और दूसरा सिरा क्या है? राज्य की ओर रहता है। भाई इसको ऐसे समझो, हम तो जो सरकार है उनको जानते नहीं हैं, हम तो किसको जानते हैं? जो पर्टिकुलर किसी पार्टी का कैंडिडेट है जो अपने यहाँ से चुनाव लड़ा है, हम तो उसको जानते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से सिरा अपनी तरफ आ गया, एक तो समाज की तरफ, और दूसरा सिरा जो राजनीतिक दलों के कैंडिडेट है वो दूसरा सिरा क्या है? सरकार की तरफ है। तो दोनों सिरों को मिला रहा है ये राजनीतिक दल, और इसे एक पाइपलाइन माना जा सकता है जिसमें सामाजिक विचारधारा का द्रव्य बहकर राज्य रूपी मशीन तक पहुंचता है, और ये तरल पदार्थ मशीन के पुर्जों को घुमाने में मदद करता है। यानी हम जो चीज़ कहते हैं वो इस पाइपलाइन के माध्यम से क्या है? सरकार तक पहुंचती है। तो ये तो चीज़ बातें आ गई किसके संदर्भ में? जो मुख्य जो परिभाषाएं थी उसके संदर्भ में। अब बात करते हैं इसके जो तत्व हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में। ये परिभाषाओं का जो है आपको मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप क्या देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ ज़्यादा परिभाषाएं थी तो कुछ देखना भी पड़ता है, ऐसा है नहीं कि भाई सारी परिभाषाएं आप कहीं भी आप पढ़ लो, किसी भी बड़े से बड़े विद्वान के पास। पॉलिटिकल साइंस जो भी आपको पढ़ाएगा, जो थ्योरी वाला पार्ट है जो पढ़ाएगा वो देख के ही पढ़ाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में आप सारी चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती, कुछ परिभाषाएं जो मिसप्लेस हो जाती हैं, तो उससे अच्छा है कि कुछ देख के उसको अगर कर दें तो वो ज़्यादा ठीक है। तो अब तत्वों की बात करें, इसके घटकों की बात करें, तो एक तो आता है इसका संगठन, एक आती है इसकी विचारधारा,
एक आता है इसका उद्देश्य या ये कहें सदस्यता, और चौथी बात करें तो इसके उद्देश्यों के बारे में। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि उद्देश्य, या सबसे पहली जो बात आती है वो आती है संगठन। तो प्रत्येक जो राजनीतिक दल है उसका संगठन एक होता है, उसमें एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, फिर उपाध्यक्ष के बाद धीरे धीरे महासचिव, महासचिव, जो भी ब्लॉक लेवल के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर, सबके ऊपर अध्यक्ष है जो बना के रखते हैं। ये जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में मान लो अब अध्यक्ष सोनिया जी हैं, फिर उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष के बाद किसी को महासचिव, सेम ऐसे बीजेपी में मान लो अध्यक्ष है जेपी नड्डा साहब, फिर उपाध्यक्ष, फिर महासचिव, फिर वहाँ से ये तो केंद्र स्तर पर आ गए। उसके बाद राज्य स्तर के ऊपर वही राज्य का जो है उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो। उसके बाद जिला स्तर के ऊपर अध्यक्ष, जिला स्तर के बाद ब्लॉक पंचायत समिति है, फिर छोटे छोटे और जो गांव हैं उनके स्तर पर, गांव से फिर वार्ड पंचों के स्तर पर, यानी फिर एक मोहल्ले में भी बना देंगे भाई बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता तू है, वैसे ही कांग्रेस का बना देते हैं। तो यानी पर्टिकुलर एक इनका क्या होता है, संगठन होता है जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किस प्रकार से संगठनात्मक ढांचा इनका रहता है। विचारधारा, विचारधारा इनकी एक विचारधारा के ऊपर क्या होते हैं, संगठित होते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी थी तो आम आदमी पार्टी विचारधारा के आधार पर संगठित हुई। सेम बीजेपी है, बीजेपी की विचारधारा अलग है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो अलग है। सब ने अपनी अपनी विचारधाराओं से क्या लोगों का एक समूह बना रखा है, सबको एक क्या अपनी तरफ झुका रखा है, वो क्या है विचारधारा। अब विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। शिवसेना की विचारधारा है वो अलग है, जो कांग्रेस है उसकी विचारधारा अलग है, समाजवादी पार्टी उसकी अलग विचारधारा है, और बहुजन समाज पार्टी उसकी अलग विचारधारा है। यानी विचारधारा, अब आप समझ सकते हो विचारधारा क्या है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी के हिंदुवादी पार्टी होने का ठप्पा लगा हुआ है, ये विचारधारा है एक तरह से। पार्टी क्या विचार रखती है, किस प्रकार से कार्य करना चाहती है, वो क्या है उसकी विचारधारा। तो उसके आधार पर भी क्या इनका संगठन होता है। सदस्यता, सदस्यता क्या है, अगर दबाव समूह की बात करें तो उनमें तो आप अलग अलग जो की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में आप एक समय एक ही दल की सदस्यता ले सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आप बीजेपी से हो, भी बीजेपी से आप चुनाव लड़ रहे हो और आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, तो आप क्या करोगे, आप बीजेपी पहले छोड़ोगे, बीजेपी छोड़ने के बाद क्या है कांग्रेस ज्वाइन करोगे, फिर वहाँ से टिकट लोगे। जैसे सुभाष मरिया जी थे हमारे सीकर में, तो सुभाष मरिया जी को पहले बीजेपी में थे वो हमेशा, तो बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो वो किस में आ गए, कांग्रेस में आ गए। यानी पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी, फिर कांग्रेस ज्वाइन की, फिर वहाँ से सीकर से उनको जो एमपी का टिकट दिया गया। तो यानी सदस्यता क्या है, अन्योन्य होती है। यानी आप एक ही समय में दो राजनीतिक दलों की सदस्यता नहीं रख सकते। वो बात अलग है जो मतदाता है वो कहे किसी की भाई मैं बीजेपी के साथ हूँ, वोट भले कांग्रेस को दे दे, या कांग्रेस वालों की साथ हूँ और वोट भले बीजेपी वालों को दे दे, वो एक चीज़ अलग है। फिर बात आती है उद्देश्य। उद्देश्य इनके क्या होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्य के ऊपर जो राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्या ये काम करते हैं। चाहे पर्टिकुलर पहले पार्टी के उद्देश्य हैं, फिर राष्ट्र के उद्देश्य हैं। यानी पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, राजनीतिक दल प्रायोरिटी देते हैं खुद के निजी हितों को, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं, राष्ट्रीय हितों को। फिर भी ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर क्या है पार्टियों का निर्माण, जो दलों का निर्माण है वो किया जाता है। तो ये सारी बातें होगी किससे संबंधित, परिभाषाओं से संबंधित, उसका अर्थ हो गया, इसके जो कंपोनेंट्स हैं मेन वो हो गए। यानी उद्देश्य जैसे राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति है, निश्चित कोई कार्यक्रम है या जो नीतियाँ हैं वो लागू करना है, बहुमत प्राप्त हो जाए तो सत्ता प्राप्त करना है, और सत्ता के लिए संघर्ष करना। भाई इस बार मान लो राजस्थान में कांग्रेस आ गई तो सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है, कैसे जैसे करके सरकार गिराई जाए। एमपी में भी यही हुआ, कैसे जैसे करके सरकार है वो गिराई जाए। तो ये क्या है, सत्ता के लिए संघर्ष है, और नीतियां हैं वो लागू करना। तो ये सारी बातें हैं वो मोटा मोटी किससे संबंधित हैं, ये हैं इसके संगठनों से संबंधित, और ये आ गई परिभाषाओं से संबंधित। और अब बात करते हैं हम इसके जो राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं उसके बारे में। तो कार्यों से वैसे आप भली भांति परिचित हो कि वास्तव में राजनीतिक दलों के क्या कार्य क्या क्या होते हैं। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे निर्वाचनों का संचालन है, तो निर्वाचनों का संचालन मतलब अपने उम्मीदवार ये क्या करते हैं, खड़े करते हैं चुनाव में, और वो फिर जीत करके सरकार बनाते हैं, संसद में जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा।
और दलों के बिना निर्वाचन संचालित नहीं हो सकता। दल के बिना अब मान लो निर्दलीय भी खड़े होते हैं, लेकिन उनकी इतनी भूमिका नहीं रहती है जितनी जो दल से, पर्टिकुलर दल से खड़ा होकर आया है, यानी कुछ पार्टी का भी वोट बैंक होता है। बाकी निर्दलीय भी जीतते हैं, लेकिन उनका वो प्रतिशत नहीं रहता जो दलीय जो लोगों का रहता है। इसके बाद आता है शासन का संचालन। ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं, तो ये तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं, तो पढ़ के ही वैसे कर देता है टिक क्या कार्य। तो इस वैसे थोड़ा बता रहा हूँ। कोई भाई बहुमत प्राप्त हो जाए तो शासन का संचालन करते हैं। सरकार की सकारात्मक आलोचना। अभी बात आई भूमि अधिग्रहण कानून, कोई भी कानून ले लो आप, यानी सरकार की आलोचना। अगर आप विपक्ष में हो तो सरकार की आलोचना भी आप कर सकते हो, चाहे चीन वाले मुद्दे पे हो, चाहे पाकिस्तान वाले मुद्दे पे हो, चाहे अभी जो भूखमरी वाला मुद्दा है उसके ऊपर हो, चाहे कोरोना वाला मुद्दा है, सबके ऊपर क्या है, सरकार की आप आलोचना कर सकते हो। वो राजनीतिक दल हैं, इकट्ठे हैं भाई, खूब सारे इनके पास सांसद हैं, विधायक हैं, तो वो क्या है, आलोचनाएं कर सकते हैं ताकि सरकार क्या है, अच्छे काम करे। फिर नेताओं की भर्ती की जाती है। नेताओं की भर्ती इन्हीं के द्वारा होती है, पार्टी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद जनमत निर्माण में सहायक है, जनमत निर्माण करते हैं, पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, भाई ये काम करना है आपको, ठीक है, ये इसने ये किया है, कांग्रेस ने ये कर दिया इसलिए वोट हमें दो। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया वोट हमें दो, और कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने ये कर दिया तो वोट हमें दो। यानी शासन की जो नीति है उनके बारे में जनता को भी क्या है, जागरूक करते हैं। और राष्ट्र हितों की प्राप्ति, मुख्य तो ये है कि राष्ट्र के हित हैं उनकी प्राप्ति के लिए काम करते हैं। राजनीतिक चेतना, राजनीतिक शिक्षा के साधन है, लोगों में चेतना जागृत करते हैं। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करते हैं। और जनता व सरकार के बीच योजक कड़ी का कार्य करती है। जो हमने बात करी योजक कड़ी, ये बारकर वाली जो परिभाषा थी ना, उसमें थी योजक कड़ी, कि जनता और सरकार के बीच क्या है, पाइपलाइन की तरह है, यानी एक तरह से इनके बीच जोड़ने का काम करती है। और राजनीतिक दल है वो जनता की मांगों को वैधानिक रूप भी प्रदान करते हैं। भाई मांग कौन करती है, जनता करती है किसी भी चीज़ के लिए, और समाज उसे क्या है, आगे भेजता है, और राज्य उसे क्या करता है, स्वीकार करता है। तो अब राज्य में कौन है, राज्य में यही है, राजनीतिक दल के जो आदमी है वही हैं, वही क्या है, उन मांगों को स्वीकार करते हैं और कानून बढ़ाते हैं। और राजनीतिक आधुनिकीकरण के साधन है। और ये आधुनिकीकरण जो अभी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके भी ये क्या है, साधन है। तो ये वीडियो था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो वर्गीकरण है उनके बारे में। तो चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अब धीरे धीरे पता नहीं चलते रहेंगे, जो नेट वेट की परीक्षा उनके में ये सारे वीडियोस काम आते ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।